में भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद और क्या कहते हैं अशिक्षा, बेरोजगारी, उस पूरे राष्ट्र पुरुष के सारे अंग इन सब व्यवस्थाओं से खराब हो चुके हैं, मिट चुके हैं और धीरे धीरे वो मृत प्राय होने की स्थिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि 2047 तक भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा, विकसित हो जाएगा। कैसे विकसित हुआ तक? अभी तो विकासशील है, ऐसे विकसित होगा? जाति वैमनस्यता फैला के विकसित होगा? लाल किले पे लोग जाके भारत का झंडा हटा के दूसरे का झंडा लगा देंगे, वैसे विकसित होगा? ऐसे अगर उनको विकसित राष्ट्र बनाना तो ऐसा विकसित राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी को मुबारक हो, 47 तक रहेंगे भी नहीं। जब युवाओं के ऊपर डंडे चलते हैं अपना हक मांगने के लिए, जब जेन्युइन प्रोटेस्टों पर परमिशन नहीं मिलती है और विदेश से कोई आदमी मुंह उठा के चला आता है, दिल्ली में महीनों महीनों प्रोटेस्ट कर देता है, तो बात तो उठनी चाहिए। जब भीम आर्मी और तमाम दलित संगठन के नाम पे लोग देश के अंदर आगजनी कर देते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति फूंक देते हैं और वहीं पे सवर्ण समाज एक शांतिप्रिय आंदोलन नहीं कर पाता है, तो मुझे लगता है कि संविधान रक्षा नहीं कर पा रहा है अधिकारों की। यूजीसी एक्ट जो लागू किए जाने की बात कही, हालांकि इस पर सुनवाई चल रही, वापस हो? बिल्कुल वापस हो। एक समानता की बात करते हैं ना आप लोग, तो समानता हर तरह से रखिए ना। जातिगत आरक्षण क्या है? क्या इसमें किसी का कल्याण होगा? सिर्फ एक वर्ग का कल्याण करते चले जाएंगे आप। जो दबे कुचले लोग हैं वो ही नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम जाति धर्म का सगुफा हटा करके एक अच्छा लागू करिए, जिससे लगे कि भाई 12 साल 10 साल जो बीत गया, कितना लोग देखे। सवर्ण समाज तो चूंकि आपका ही है, वो जाए कहाँ बेचारा। तो भाई ने एक बड़ी बात और बोला कि हम देंगे ही नहीं। तो अभी आप मुझे बताइए कि जब ऑलरेडी आपने जातिगत आरक्षण नहीं हटाया है, तो आप यूजीसी को यूनिवर्सिटी लेवल पे क्यों लागू करना चाहते हैं? आपको समानता की बात कर रहे हैं या असमानता की बात कर रहे हैं, विचार का विषय है। क्योंकि आप अगर स्टूडेंट लेवल पे इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से आए हैं, हम पढ़े हैं, हमने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, या हमारे साथ मेरी जितनी भी लोगों से बात होती है सारी जातियों, तो मैंने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। मैं ये नहीं कहती कि कहीं नहीं होता है, तो बहुत सारी जगहों पे रिजर्वेशन तो क्लास बेसिस पे भी होता है और जेंडर बेसिस पे भी होता है, तो हम फिर यूजीसी में उसको भी इंक्लूड करें। राजस्थान और जयपुर के बाद राजधानी लखनऊ की सड़कों पर भी एक बार फिर से बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। यह आंदोलन यूजीसी रोल बैक के लिए किया जा रहा है और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन की जो मुहिम सोशल मीडिया पर छुड़ी हुई है, ऐसे में आक्रोशित जो लोग हैं, सबसे ज्यादा स्वर्ण समाज और कर्णी समाज के लोग जो है वो आक्रोशित है। उनका कहना है कि ये जो है वापस लेना चाहिए। ऐसे में ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मां कर्णी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और स्वर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप सिंह और तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वो क्या कह रहे हैं। में भ्रष्टाचार, जातिवाद, संप्रदायवाद और क्या कहते हैं अशिक्षा, बेरोजगारी, उस पूरे राष्ट्र पुरुष के सारे अंग इन सब व्यवस्थाओं से खराब हो चुके हैं, मिट चुके हैं और धीरे धीरे मृत प्राय होने की स्थिति में। सरकार तो कहती है हम सवर्णों के साथ में है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा है, फिर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है। देखिए, बाबा का तो इसमें कोई लेना देना नहीं, ना यूजीसी में लेना देना, ना SC/ST एक्ट में लेना देना है और ना आरक्षण में कोई लेना देना। पहली बात तो आपको स्पष्ट कर दूं, लेकिन हमारी लड़ाई भाजपा से ही है, क्योंकि हम उनको लाए। केंद्र सरकार से है? बिल्कुल, केंद्र सरकार नहीं, भाजपा से ही लड़ाई। केंद्र सरकार से क्या? भाजपा से क्यों लड़ाई है आप लोग? इसीलिए लड़ाई है कि हमने जिनको चुन के भेजा था, आज उनकी हैसियत नहीं हमारी बात करते, और उनके नेता सदन में रामदास अठावले और चंद्रशेखर आजाद उनकी बातें करते, हमारे नेताओं की हैसियत नहीं है कि बात कर पाए। तो ऐसे लोगों को चुनने से कोई फायदा नहीं। जब आपके सारे अंग खराब हो चुके हो तो आदमी या तो उसमें मृत हो जाता है, ठीक है, या तो उसके उपचार की एक चिकित्सीय व्यवस्था की जाती है। लेकिन अब चिकित्सीय व्यवस्था का कोई उपाय नहीं बचा है, ये मर चुका है। ये पूरा सिस्टम ही बदलना पड़ेगा, सड़े हुए सिस्टम में रहने को मजबूर है हम लोग। और सवर्णों को तो इस कदर कर दिया है, मतलब मैं आपसे कह चुका ना, कत्ल हो रहे हैं, बस दिखाई नहीं पड़ रहा है। बस 302 के मुकदमे नहीं लगाए जा रहे हैं, ऐसे आप समझ लीजिए। राजनीति में हमारा कत्ल हो रहा है, शिक्षा में हमारा कत्ल हो रहा है, आर्थिक रूप से कत्ल हो रहा है, राजनीति में भी कत्ल कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी और ये जो लोग भी केंद्र में बैठे हुए लोग यही तो कर रहे हैं। लगातार ही हम लोगों के संग हो रहा है। हम लोगों को पीड़ित कर दिया है, हम लोगों को शोषित कर दिया और फायदा उनको दे रहे हैं। अच्छा, तो
अब जिस तरीके से यूजीसी के नियमों के खिलाफ जिस प्रकार से महिपाल सिंह मकराना राजस्थान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हरियाणा की सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया। आने वाले समय में क्या उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, आंदोलन का बिल्कुल 21 फरवरी को ही फूंक दिया था मैंने, और उसके बाद भी मैंने धरना भी दिया शहीद स्मारक पर। फिर 23 तारीख को, इसी 23 तारीख को रविवार को, कल दिल्ली में जंतर मंतर पे एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत है। 23 तारीख को हम लोग यहाँ लखनऊ के 10-90 चौराहे से फिर से एक बार पुनः शुरू करेंगे, और इसको तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सांस है, जब तक एक भी बूंद रक्त शरीर में है, तब तक लड़ेंगे इस व्यवस्था के खिलाफ। क्या करनी सेना या फिर स्वर्ण समाज आरक्षण खत्म करने के पक्ष में है या फिर आरक्षण के वर्गीकरण चाहते हैं? मैं तो आरक्षण रिफॉर्म करता हूँ, मैंने कभी ये नहीं कहा खत्म कर दीजिए भाई। आरक्षण की मूल अवधारणा ये थी कि जब 1951 में सरकार बनी थी कि वंचित लोगों को, अस्पृश्य लोगों को दिया जाए, तो जिनको दिया जाए उनको मुख्य धारा में जोड़ के बाहर कर दिया जाए। ये क्या तरीका बना हुआ है कि हमारे बाप लेंगे, दादा लेंगे, बाप लेंगे, लड़के लेंगे, पुश्ते लेंगी, पुश्ते में बहुत से ऐसे समाज है उनके यहाँ, कितनी जातियां हैं, क्यों नहीं बात कर लेते हैं लोग? बात करें कभी बैठ के। मैं चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से कि किसी को आरक्षण में बात करनी है, बात करके हमसे दिखा दे। आपका एक पोस्ट भी बड़ा वायरल हुआ था कि आरक्षण और यूजीसी पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। हम लोगों से बात करने के लिए किसी की हैसियत होनी चाहिए। जब औकात नहीं होगी तो बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। हम लोगों को जब कुछ दिया नहीं है ना, तो हमको कुछ बताने की स्थिति में तुम नहीं हो। तुम ना हमको बता सकते हो, हम सवाल करेंगे, जवाब देना तुम्हारा काम है। तुम अगर सवाल करोगे तो तुम्हारी जबानें खींच ली जाएगी। आपके सामने खड़े हैं, ये देखिए, सामने आप देख रहे हैं विधायक निवास है। ये पूरे देश में हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। पहले 543 लोकसभा में तंत्र पूरा सड़ चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये देश विकसित भारत की कल्पना तो भूल जाइए, बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री जो था ना वो रह जाए, जो ये था ये वो रह जाए। अब तो इस बात की लड़ाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि 2047 तक भारत जो है विकसित राष्ट्र बन जाएगा, विकसित हो जाएगा। कैसे विकसित हुआ आज तक? अभी तो विकासशील है, ऐसे विकसित होगा? जाति वैमनस्यता फैला के विकसित होगा? लाल किले पे लोग जाके भारत का झंडा हटा के दूसरे का झंडा लगा देंगे, वैसे विकसित होगा? ऐसे अगर उनको विकसित राष्ट्र बनाना तो ऐसा विकसित राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी को मुबारक हो, 47 तक रहेंगे भी नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए इस तरीके का विकसित राष्ट्र ना छोड़ के जाए। उनसे मेरा हाथ जोड़ के आपके माध्यम से प्रार्थना है कि कृपया हम लोगों को बख्श दें, अब छोड़ दें हम लोगों का पीछा। क्या आरक्षण का लाभ लेने वाले परिवारों की अगली पीढ़ी को भी ये लाभ मिलना चाहिए आपके नजरिए से? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, दादा पाए, बाप पाए, लड़का पाएगा, ये क्या तरीका है? बहुत से समुदाय ऐसे हैं इन्हीं में जिनके यहाँ से एक भी बच्चा नहीं। एसटी समुदाय में आप चली जाइए, सारा लाभ मीणा जाति उठा रही है। एससी में चले जाइए, सब ये जो जाटो होते हैं या जो रावत समाज के लोग होते हैं वो पाते हैं, ठीक है। बैकवर्ड में चले जाइए, सारा लाभ यादव और कुर्मी वर्ग पाता है, बाकी जातियां नहीं है उनके यहाँ, बाकी लोग नहीं है। बिल्कुल। और ओबीसी और एसटी वर्ग भी तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको आज भी आरक्षण की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन उनको आरक्षण न मिल पाने का मुख्य कारण क्या आप मानते हैं? मुख्य कारण देखिए, कारण और कुछ नहीं है। सारी व्यवस्था राजनीति पे टिकी हुई है। सत्ता प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करके भ्रष्टाचार फैलाना। राजनीति अब सेवा का माध्यम नहीं रह गई है। वो सब समय जाते रहे कि राजनीति सेवा का माध्यम। राजनीति एक कैरियर है, पूरा संपूर्ण कैरियर है, जिसमें आने के बाद हम लूटेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। ये सब व्यवस्था भूल जाइए। वो सब जमाने गए कि जब लोगों के अंदर नैतिकता होती, तब नैतिकता नहीं है। मैं 12 वर्षों में देख रहा हूँ जिस तरीके की बातें होती हैं मीडिया में, जिस तरह गाली गलौज होती है, तो हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी। हम लोग उस वर्ग में आए कि उसने बैलगाड़ी भी देखी है और हवाई जहाज भी देखा है। तो ये सब भूल जाइए कि इसलिए होता है। ये सब राजनीतिक व्यवस्था होती है कि वोट की संख्या के आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है। भारत विकसित राष्ट्र तो नहीं ही होने वाला है। अच्छा, क्या जो क्रीमी लेयर की अवधारणा SC ST पर लागू होनी चाहिए क्या इन पे भी? अरे क्यों नहीं होनी चाहिए? किसी भी व्यक्ति को एक लाभ एक बार मिलना चाहिए ना, बार बार नहीं मिलना चाहिए। बार बार नहीं। राष्ट्र है, इसमें आप रहते 140 करोड़ आबादी है, एक ही आदमी सारे लाभ लेगा? आप देखिए, केवल एक आदमी लेगा। ये क्या, कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली चल रही, कौन सी व्यवस्था चल रही भाई? बिल्कुल। अच्छा, आने वाले देश में क्योंकि स्वर्ण वर्ग जिस तरीके से भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर
नजर आता रहा है। क्या लगता है केंद्र सरकार और भाजपा के लिए 2029 का चुनाव मुश्किल होने वाला है? अभी तो 27 सामने है। 27 को तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन केंद्र का भी होने वाला नहीं, है। देखिए, जब आप कोई नुकसान कर देता है आदमी, तो ये आप नहीं कह सकती है कि उसका इम्पैक्ट इनको लेके नहीं पड़ेगा, उनको लेके नहीं पड़ेगा। लगातार मीडिया में खबरें चलती रही कि योगी जी से केंद्र नाराज है, केंद्र से योगी जी नाराज है, खींचतान चल रही है। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, आप योगी से नाराज है, आपका राजनीतिक विषय है क्या? किसी एक व्यक्ति से नाराजगी के लिए पूरे समाज के ऊपर रोलर चला दोगे, पूरे समाज को नेस्तनाबूद कर दोगे? योगी को हटाने के लिए तुम हम लोगों को रोलर से जमीन पे चिपका दोगे? ये कौन सी व्यवस्था चल रही है भाई? अच्छा, 27 में स्वर्ण समाज का किस तरीके से झुकाव रहेगा? देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। वो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दें, डिक्लेयर करें, स्टैम्प पे लिख के दे दें कि अगर 27 में सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की बनेगी तो योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो एक बार सोच सकता हूँ। लेकिन उनके यहाँ तो पर्ची निकलती है ना, उनके यहाँ तो मंच पे बैठ के पर्ची निकाल देंगे। कोई उनके यहाँ से जाएगा प्रभारी बन के, वो किसी और को बना देगा। भाई, इन्होंने तो कहा नहीं धोखा दिया। इन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो बेचारे आज केंद्र में चले गए। वसुंधरा राजे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, वो कुछ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष टाइप की हो गई है। तो ये कौन सी गारंटी है कि योगी जी को सब लोग मिलकर चुनाव जिताएंगे तो मुख्यमंत्री बना देंगे? देखिए, वो लोग महा के ठग हैं और वो ठगी करना उनका काम है, यही वो कर रहे हैं। तो क्या वाकई में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा से ब्राह्मण समुदाय काफी ज्यादा नाराज, लगता है आपको? बहुत ज्यादा नाराज, नाराज नहीं, बहुत ज्यादा नाराज। क्या कारण माना जा रहा है इसका? यही सब कारण माना जा रहा है। पढ़ने, शिक्षा देने वाली जाति को शिक्षा से वंचित करने की कहानी, लड़ने वाली, ये भी अटल जी का भाषण था। हमने एक बहुत बड़े वर्ग को लड़ाई से वंचित कर दिया जिसका काम था लड़ना। लड़ने वाले समाज को, अच्छा ये बताइए, आरक्षण कूद के जाके सेना में क्यों नहीं ले रहे हैं? चले लड़े, सियाचिन के ग्लेशियर पे आगे खड़े हो जाए, हमको कोई समस्या नहीं है। मीठा मीठा गप, कड़ुआ कड़ुआ थू, ये नहीं चल पाएगा। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी बाबा के ओसीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट मांगने वाली है क्या? देखिए, चेहरे पे तो चेहरे पर अगर वोट मांगी जाती है तो क्या भरपूर मिलेगा, और नहीं मांगती है तो क्या नहीं मिलेगा? देखिए, हम अपने बारे में बात कर सकते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा। तो फिर भारतीय जनता, आप लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं तो दूसरी पार्टी कौन? हम नहीं देंगे। ये कहाँ लिखा है कि देना जरूरी है? ये जरूरी है क्या? ये जरूरी है क्या कि देना जरूरी है? ये कहीं लिखा है? ये नहीं लिखा है ना। नहीं देंगे। जब हमको कुछ लेना ही नहीं तो तुमको देना क्या भाई? देना तुमको है। घूस बांट बांट के वोट पाने वाले लोग बात करेंगे। घूस बांटते हैं लोग। इन्होंने पूरे देश का स्वाभिमान मट्टी में मिला दिया राशन बांट के। इन्होंने पूरे देश का स्वाभिमान पैसा बांट के मट्टी में मिला दिया। प्राइमरी स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, जर्जर है। और ये महिलाओं को कोई कहता है हम 50,000 देंगे, कोई कहता है बिजली फ्री कर देंगे, कोई कहता है राशन दे देंगे। अरे तुम भाई, स्वाभिमान का देश था, तुमने स्वाभिमान मट्टी में मिला दिया है। और उसके बाद तुम कहते हो आरक्षण मांगने वाली जातियां कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। अरे तुमको दिया गया था, अधिकार नहीं था। भीख अधिकार नहीं होती है, भीख स्वेच्छा होती है। उनको भी छोड़ना चाहिए। अयोध्या में बार बार सवाल उठ रहे हैं कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हुई है और एसआईटी की जो जांच गठित हुई थी, क्लीन चिट भी मिल गई है, अब लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा। विपक्ष की तमाम पार्टियां आरोप लगा रही हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, सब कुछ कर ले, ये पूरा जोर लगा ले, ये दुनिया भर की कहानी कर ले, जो आज तक तिकड़म करते आए सब कुछ कर ले। हैं, हमारे आराध्य प्रभु राम के यहाँ से चोरी भी कर डाली इन्होंने। वही एक चीज बाकी थी। बाकी तो आप सड़कों की हालत देख ही रही है। एक अभी ये आपके लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे बना, पानी बरसता था, फर्रुखाबाद में बह जाता था कानपुर एक्सप्रेसवे, पानी बरसता था, फतेहपुर में बह जाता था। हम तो ये डरने लगे किसी दिन वहां बरस गया तब क्या होगा। मतलब पानी 200 किलोमीटर दूर बरस रहा है, बैठ वहां जा रहा है। तो इस तरीके से जो भ्रष्टाचार है और ये जो आरक्षण की कहानी है, ये जो यूजीसी एक्ट है, ये जो जाति विभेद है, तो ये अब चाहे जितनी भी कहानी कर ले, सब इनके लिए बैकफायर ही साबित होगी और कहानी खराब ही है। बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में आप एक बार फिर से आरक्षण और यूजीसी को लेकर के स्वर्ण समाज बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी है और इसको हम लोग तब तक करते रहेंगे। मैंने आपसे कहा, एक कतरा खून और अंतिम सांस तक देश की लड़ाई लड़ेंगे। एक कतरा खून और अंतिम सांस तक लड़ाई जारी रहेगी। हमारे साथ संदीप जी थे और तमाम हमारे साथ और पैनलिस्ट हैं। बात करते हैं ईशान,
क्योंकि जंजियों पर बड़ा सरकार जो है भाई आ जाइए इधर, तो जंजियों पर साध रही है निशाना, कह रही है इस बार 15% युवाओं को जो है साधना है वोट लेना, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर देखने को मिला। क्या सोचते हैं जिस तरीके से यूजीसी आरक्षण और तमाम मामले में लगता है सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, लगता का बात अलग है, लेकिन बढ़नी चाहिए। सरकार की मुश्किलें बढ़नी चाहिए और बढ़ने के पीछे कारण है। बीजेपी की जो नीति है वो जनता के लिए नहीं है, वो हमेशा से इस कंट्री को एक ओलिगार्की के रूप में कन्वर्ट करने के लिए है। ये व्यापारियों को खुश करने वाली पार्टी है। मोदी जी खुद एक व्यापारी स्टेट से आते हैं, खुद एक बहुत बड़े व्यापारी माइंडसेट के आदमी है। उनके मित्र अमित शाह खुद एक बहुत बड़े व्यापारी, उनका लड़का बहुत बड़ा व्यापारी है। मोदी जी के अगर लड़के होते या होंगे तो वो भी व्यापारी ही होंगे। तो राजा हुआ व्यापारी तो जनता हुआ ही भिखारी। तो अगर कोई कह रहा है समस्या बढ़ने वाली है, तो मैं कहता हूँ बढ़नी चाहिए और बढ़नी चाहिए। इतनी बढ़नी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर आपके द्वारे वोट मांगने हैं तो लोग जूता चला के मारे। क्या इतना आक्रोश अब लोगों में बढ़ गया है? जब युवाओं के ऊपर डंडे चलते हैं अपना हक मांगने के लिए, जब जेन्युइन प्रोटेस्टों पर परमिशन नहीं मिलती है और विदेश से कोई आदमी मुंह उठा के चला आता है, दिल्ली में महीनों महीनों प्रोटेस्ट कर देता है, तो बात तो उठनी चाहिए। जब भीम आर्मी और तमाम दलित संगठन के नाम पे लोग देश के अंदर आगजनी कर देते हैं, अरबों खरबों की संपत्ति फूंक देते हैं, और वहीं पे सवर्ण समाज एक शांतिप्रिय आंदोलन नहीं कर पाता है, तो मुझे लगता है कि संविधान रक्षा नहीं कर पा रहा है अधिकारों की। संविधान नहीं कर पा रहा है, राजनीतिक दल नहीं कर पा रहे हैं। और एक सवर्ण के रूप में मैं कह सकता हूं कि मुझे सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन से, मुझे सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है पार्लियामेंट से, मुझे सुरक्षा महसूस नहीं हो रही है यहाँ की एग्जीक्यूटिव बॉडी से या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी से। अरे सरकार कह रही है कि हम हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, सबसे ज्यादा सुरक्षित है, फिर आप कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। जिनके खुद के घर शीशे के हो वो दूसरों की रक्षा करने का दावा तो ना करें। अगर ये हिंदुत्व की रक्षा करने वाले होते तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी मुस्लिम कंट्रीज में जा जाके इतना ज्यादा आवाभगत और कह सकते हैं उनकी प्लीडिंग नहीं कर रहे होते, वहां पे इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही होती। अगर ये बहुत बड़े सनातनी होते, बहुत बड़े हिंदूवादी होते, तो सबसे बड़ी भारत के हिंदुओं की लड़ाई मुसलमानों से थी। तो इस्लामिक कंट्री से इतने गुड टाइज बनाने के चक्कर में बैठे हुए हैं। तो वो मेरे हिसाब से कोई सनातनी पार्टी नहीं है, वो व्यापारी है, वो बेच रहे हैं और आप बिक रहे हैं। अच्छा, इस बार 27 में चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले, क्योंकि अब का समय जो है बहुत कम बचा है, ऐसे में स्वर्ण समाज का झुकाव किसकी तरफ रहेगा इस बार? देखिए, स्वर्ण समाज का झुकाव का मैं भी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं। बड़ा ही मतलब दोगला समाज है स्वर्ण समाज। ये अपने बाप के मरे पे रोते नहीं है। मोदी की पार्टी का आदमी अगर वोट ना पाए, अब हार जाए, तो इनके आंसू बहने लगते हैं। तो थोड़े दोगले टाइप के लोग हैं। मैं अपने आप को सवर्णों में गिनता भी नहीं हूँ, हालांकि हम हैं सवर्ण मोर्चा के साथ में, क्योंकि मजबूरी है राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन जो भी चीजें हैं उसी तरह देनी, लेकिन हम सवर्ण नहीं है, हम संवैधानिक अछूत है और हम संवैधानिक अछूत नहीं करेंगे वोट। जो सवर्ण है, बड़ी बात कह दी आपने। हाँ, अब जो सवर्ण है वो बने रहे सोने के, हम तो हाड़ मास के हैं, पसीना सीना हम लोग को भी आता है जी। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि एक शांतपूर्ण तरीके से अगर स्वर्ण समाज एक प्रदर्शन करना चाहता है, सरकार उसे अनुमति नहीं देती। अमेरिका से आया हुआ व्यक्ति, यानी कि आपने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके को कह दिया कि उन्हें 1 महीने का, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, आप उसको कितना सहमत मानते थे? देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट था बड़ा ही बेहुदा प्रोटेस्ट था, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब मुझे लगता है कि ये संवैधानिक तरीका, ये गांधी का मार्ग, सब विशुद्ध बेवकूफियां हैं। अब हमको उद्दंडता करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं मैं आजकल देश में फैले हुए वो मानसिक जिहादियों से एग्री होने लगा हूं। अब मुझे लगता है कि इस देश के अंदर हिंसक होना अत्यंत आवश्यक हो गया है, और प्राण लेने और देने दोनों के लिए अगर सवर्ण समाज तैयार रहेगा तो सरकार सुनेगी, लोग सुनेंगे। हमको कहा जाता है कि हम अत्याचारी हैं, जबकि हमें आज तक हो सकता है किसी के कुत्ते को भी ढेला ना मारा हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे डंडा लेके लोगों के साथ अत्याचार करना पड़ेगा। मेरे साथ का व्यक्तिगत किस्सा है। मेरी मौसी का लड़का था, छोटा था, बड़ा बदतमीज था, छोटा था, सब पे थूका करता था। हम लोग कहते थे उसको बेटा मत करो, लॉलीपॉप देते थे, आइसक्रीम खिलाते थे, लेकिन खाता था फिर थूकता था। एक दिन हमारे बड़े भैया के पास गया, उनके ऊपर थूक दिया। बड़े भैया ने पकड़ा, पूरा बलगम सहित उसके मुंह पे थूक दिया। उसके बाद उस बच्चे ने थूकना बंद कर दिया। तो मुझे मालूम पड़ा देश की 90% जनता जो है ये वही बच्चा हो चुकी है। अब इनके मुंह पर थूकने का समय आ गया है। लेकिन आप लोग अहिंसक बन जाएंगे। हिंसक
अरे मेरी आने वाली पीढ़ी अगर सरवाइव नहीं करेगी तो मैं किसी की पीढ़ी को जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर मैं भूखा रहूंगा तो शहर भूखा रहेगा, अगर मैं प्यासा रहूंगा तो मैं यहाँ के जल स्रोतों में जहर मिला दूंगा। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, अगर तुम्हें खुश रहना है तो मुझे खुश रखो। अब बीच का समझौता नहीं चलेगा। अगर तुम सबके लिए कर रहे हो तो मेरे लिए भी करो, और मेरे लिए पहले करो। क्या आप स्वर्ण समाज जो है वो लखनऊ में भी अपने एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो रहा, तैयार हो रहा? लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आना पड़ेगा समर्थन के लिए? आना पड़ेगा। आप नहीं आएंगे तो आपकी आगे वाली पीढ़ी मजबूरी में आएगी, नहीं आएगी तो उसके बाद वाली पीढ़ी लड़ते लड़ते मरेगी। सवर्णों के जेनोसाइड की व्यवस्था बैठा रही है, इसमें भाजपा सरकार भी है, इसमें जितनी भी है। इस समय बेसिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बन चुकी है कि सवर्णों की कोई सुनवाई नहीं होनी। भाजपा सरकार के अंदर सवर्णों के लिए क्या हुआ? ईडब्ल्यूएस नाम का एक शिगुफा दे दिया गया। ईडब्ल्यूएस में क्या जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जो कि क्रीमी लेयर से ऊपर आ जा रहे हैं वो नहीं जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास में इस समय कुछ है नहीं। हमारे पास जो बची कुछ जमीनें हैं, पहले 25 एकड़ का था हमारे पास में, अभी 5 एकड़ वाला आने वाले हैं, वो भी चला जाएगा। हमारे पास जमीनें नहीं बचेंगी, कल को तो हमारी बहन बेटियों पर नजर डालने जाएंगे, जबरदस्ती शादी करो। तो मेरे पास में अगर मुझे कश्मीर का आतंकवादी 47 लाख दे देता तो मैं उसको ले लूंगा, क्योंकि सरकार मेरी सुन नहीं रही है। मैं क्या करूंगा? और ऑप्शन ही क्या है मेरे पास? तो एक बात और कही जा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार से इस पर ब्राह्मण समुदाय काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। देखिए, ब्राह्मण समुदाय के बारे में ब्राह्मण समुदाय के लोगों से पूछिए, और ब्राह्मणों से सवाल पूछना चाहिए। ठाकुर भी बहुत सारे ठाकुर समाज के भी लोग नाराज नजर आ रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अभी ठाकुर समाज क्या है कि वो मैं बता देता हूँ, जैसे ब्राह्मणों में थोड़ी बहुत रीढ़ है, मैं ये बात मानूंगा कि थोड़ी बहुत सारे ब्राह्मणों में थोड़ी बहुत रीढ़ है। ठाकुर समाज जो है वो पालतू कुत्ता है भारतीय जनता पार्टी का, और जब तक सफेद हाथी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं तब तक ये सारे काले हाथी उनके पीछे भागते रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है, उनकी व्यवस्था कैसी? जी, मैं उन्हीं को सफेद हाथी कह रहा हूँ। उनकी व्यवस्था इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। यहाँ का पुलिस प्रशासन चौराहे चौराहे पे वसूली कर रहा है। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, संत आदमी है, महंत आदमी है, लेकिन मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि बाबा जी अपनी पुलिस को संभाल लीजिए। आपकी पुलिस से बड़ा गुंडा इस समय प्रदेश में कोई है नहीं। चलिए ईशान, अभी और भी लोग हमारे साथ में, हम बात करते हैं। इधर आ जाइए जरा। जिस तरीके से यूजीसी आरक्षण के मुद्दे जो है ये बड़े मुद्दे बनते जा रहे हैं इस बार उत्तर प्रदेश में 27वें चुनाव। बाध्य हो नहीं, या बाध्य कर दिया गया है। बाध्य इसलिए कर दिया गया है क्योंकि सवर्ण समाज के भी तो लोग हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे, मतलब कुछ भी है जो मेडिकल के स्टूडेंट है, कोई है मतलब इंजीनियरिंग कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उनको चाहिए ना। अगर वो बच्चा पढ़ लिख के उस लायक है तो उसको दिया जाए ना। पता चला पढ़ लिख के उस स्तर तक आया, उसके बाद नीचे वाला आ गया आरक्षण के नाम पर, उसको चाहिए सब कुछ। तो क्या ये उचित है? इस पे सोचना चाहिए ना। नहीं सोचोगे तो बाध्य हो जाएंगे। सड़कों पर उतरने के लिए आप अभी भाई बता रहे थे हिंसक होना पड़ेगा, तो वाकई जाहिर सी बात है भाई, हिंसक तो होना पड़ेगा। शांतपूर्ण तरीके से भी तो कर सकते हैं, जैसे जयपुर में राजस्थान में किया था। बिल्कुल, हालांकि वहां पे भी पुलिस प्रशासन ने अपनी बर्बरता थोड़ी बहुत दिखाई थी। पुलिस प्रशासन तो बर्बरता करेगा ही, क्योंकि पहले तो परमिशन ही नहीं मिलेगी। परमिशन मिलेगी तो फिर आपको उकसाएंगे, आपको शांतिपूर्ण रहने कहाँ देंगे। वो उन्हीं में से कोई ना कोई तो आ जाएगा ना। वो पता चला हम लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं, शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे हैं अपना, वो पीछे से कोई आके ईटा फेंक के चला गया, किसी खोपड़ी फोड़ दिया, तो भाई फिर जब हिंसा के बाद तो हिंसा ही मिलेगा ना आपको। ऐसा थोड़ी ना कि हम हिंसा के मार्ग पर चलते रहे, वैसा ही काम करते रहे। तो जाहिर सी बात है। अब रही बात उसकी, तो सरकार को कहीं ना कहीं भनक लग गई है। देखिए, आज सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा है। सरकार ने बताया है इस चीज को कि नहीं, हम 4 हफ्ते का हालांकि समय भी मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार ने ये चीज बताया है कि नहीं हम सोच रहे हैं, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि देना नहीं है कुछ। आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि यूजीसी एक्ट जो लागू किए जाने की बात कही, हालांकि इस पर सुनवाई चल रही, वापस हो? बिल्कुल वापस हो। एक समानता की बात करते हैं ना आप लोग, तो समानता हर तरह से रखिए ना। जातिगत आरक्षण क्या है? क्या इसमें किसी का कल्याण होगा? सिर्फ एक वर्ग का कल्याण करते चले जाएंगे आप। जातिगत आरक्षण हटाइए, आर्थिक आधार पर दीजिए, और पता चला लोग करते चले आ रहे हैं, लेते चले आ रहे हैं, वो आप ही के वर्ग के लोग नहीं पा रहे हैं, जो दबे कुचले लोग हैं वो ही नहीं पा रहे हैं। तो कम से कम जाति धर्म का सगुफा हटा करके एक अच्छा लागू करिए, जिससे लगे कि भाई 12 साल 10 साल जो बीत गया, कितना लोग देखे। सवर्ण समाज तो चूंकि आपका ही है, वो जाए कहाँ बेचारा। तो भाई ने एक बड़ी बात और बोला कि हम देंगे ही नहीं, हम वोट ही नहीं करेंगे। अब हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो ठेकेदार टाइप के होंगे, जो बोले कि नहीं ठेकेदार है, तो भाई वो लोग अपना कर ले। क्या ये जो मुद्दे हैं 27 में होने वाले विधानसभा में, ये मुद्दे सरकार की एक मुसीबत जो है वो बन सकती है?
जाहिर सी बात है बनेगी, सरकार को लगता है भी है, लगता नहीं होता है तो सरकार इतना, चूंकि कल से 21 नवंबर है, वो 21 अगस्त है, कल से धरने का आह्वान है, आज ही सरकार ने दाखिल किया है, सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दिया है, तो कहीं ना कहीं भनक पहुंच गई है। बिल्कुल भनक नहीं, ये हनक है, पता है कि सवर्ण समाज ये करेगा, क्योंकि हम 1,000 लाख के बराबर हैं, हम मरते दम तक एक खून के आखिरी कतरे तक हम लोग रहेंगे, इतना समझ लीजिए। मतलब ये सरकार के लिए चेतावनी है कि अगर 27 तो छोड़िए, बहुत कुछ है अभी सड़कों पे, अभी आए थे सीजेपी के लोग ही आए थे, देख लीजिए क्या क्या हुआ है, बोले थे कुछ नहीं करेंगे हम, कुछ नहीं करना है हमको, लेकिन क्या क्या हो गया देख लीजिए, कुछ किसी को बताना नहीं, यहाँ से पूरे वर्ल्ड में हो गया। कितनी थू-थू हुई है मोदी जी की, कितनी थू-थू हुई है भारतीय जनता पार्टी की, खुद में अपने आप को जवाब देने के लायक नहीं है मेरे ख्याल से। जिंजियों को साधने की कोशिश रोहितबाज की जाती है, उस प्रोटेस्ट को देख करके इस बार चुनाव में जिंजियों को साधने की कोशिश की जा रही है। जिंजी के बाद अल्फा भी है। अभी लखनऊ में 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले लखनऊ में सड़क जाम थी बालागंज चौराहे पे, क्यों जाम थी? शिक्षा। आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, इतना पैसा फूंक रहे हैं, बता रहे हैं ये हो गया, लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, ड्रेस के नाम पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा में है क्या? जब वही बच्चे कह रहे हैं हमें ये नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा है, क्या है वो बच्चे? बताइए, अल्फा है, अल्फा जिंजी अगर नहीं साधेंगे तो देश का भविष्य कैसे बनेगा आपका? बताइए, भविष्य ही नहीं आपको दिख रहा है, आप सिर्फ केवल मोटा मोटा पैसा जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। जिंजी को, अल्फा को हक है जानने का, सब समझ चुके हैं, सब जानते हैं, सब समझदार हैं, प्रजाति ही है ऐसी है। अब हाँ, अगर आप बताना नहीं चाहते तो अलग बात है, बताना तो पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं किसी सूरत में आपको बताना पड़ेगा, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। सीधी बात। बिल्कुल। देखिए, ठीक है, आज ये हमारे साथ तमाम और भी लोग हैं। सरकार बड़ा महिला सशक्तिकरण, महिला को आत्मनिर्भर बनाना है। उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी जब घटनाएं होती हैं तो सवाल उठने लगते हैं। अभी जिस तरीके से यूजीसी को लेकर, पहले तो अपने आप को ही कितना उत्तर प्रदेश में सेफ महसूस करते हैं? कुछ लोग जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो सरकार काम कर रही है, आपको लगता है बस उसमें हाँ या ना अच्छा है कि नहीं? नहीं, सेफ्टी के मामले में तो आई विल स्टिल प्रेफर कि यूपी इज बेटर देन दिल्ली बिकॉज आई हैव आल्सो लिव्ड देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हम तभी भी आजादी से निकल सकते हैं। सेफ्टी के मामले में आई विल थिंक कि हमारा प्रदेश अभी बहुत सारे प्रदेशों से बेटर, आई विल नॉट से द बेस्ट, बट वी आर डूइंग बेटर देन बिफोर। जैसे पुरानी सरकारें रही और जैसे अब की सरकारें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सुरक्षा की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, तो इस सरकार का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है, दे आर वे बेटर देन द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। हाँ, चले, आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करती, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब जिस तरीके से आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू हो रहा है, सड़कों पर उतरकर एक बड़े आंदोलन के लिए बात हो रही, क्या चेतावनी दे रही है आप लोग? सबसे बड़ी बात यह है कि जब यूजीसी आया था सिंस जनवरी, हम लोग यही बात बोल रहे हैं कि उसकी नीड क्या थी। आप अगर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो हमें बैक टू द टाइम जाना पड़ेगा जब ये आया था। जब B.R. अम्बेडकर इसको लेके आ रहे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्होंने एक चीज बोली थी, रिजर्वेशन एज अ सोर्स ऑफ जुडिशियल रेमेडी। जुडिशियल रेमेडी उन लोगों के लिए जो वंचित है और शोषित है इतने सालों से। आपने माना था और आपने कहा था कि उनको हम एक लेवल अप करने के लिए बाकी जातियों से एक लेवल एक टॉप अप की तरह दे रहे हैं जुडिशियल रेमेडी, और आगे आने वाले सालों में जब वो इक्वल हो जाएगा तो वी मे रिमूव इट। एक ईयर बेसिस पे लेके आए थे फॉर 10 years और समथिंग। तो अभी आप मुझे बताइए कि जब ऑलरेडी आपने जातिगत आरक्षण नहीं हटाया है, तो आप यूजीसी को यूनिवर्सिटी लेवल पे क्यों लागू करना चाहते हैं? आपको समानता की बात कर रहे हैं या असमानता की बात कर रहे हैं, विचार का विषय है। क्योंकि आप अगर स्टूडेंट लेवल पे इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देंगे, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी से आए हैं, हम पढ़े हैं, हमने स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक, या हमारे साथ मेरी जितनी भी लोगों से बात होती है सारी जातियों, तो मैंने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखा। मैं ये नहीं कहती कि कहीं नहीं होता है, तो बहुत सारी जगहों पे रिजर्वेशन तो क्लास बेसिस पे भी होता है और जेंडर बेसिस पे भी होता है, तो हम फिर यूजीसी में उसको भी इंक्लूड करें। वुमेन तो सबसे एक्सप्लॉइटेड तबका रही है हमेशा से, तो हम क्यों नहीं है? अपर क्लास वुमेन आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारी बात कहाँ है? क्योंकि हम तो पीछे भी नहीं आ रहे, कास्ट बेसिस पे भी, रिजर्वेशन में भी हम कहीं नहीं आ रहे, तो हम तो मार्जिनलाइज्ड है ना। अगर आप मार्जिनलाइज्ड सेक्शन को ऊपर उठाना चाह रहे हो तो वेयर आर वी?
और आप एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर दे रहे हो एजुकेशन के बेसिस पे। मुझे लगता है पहली बात तो डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत प्राइमरी बेसिस पे आप चीजें देख रहे होते हो, तभी अब अगर आपके माइंड में ये आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है एज अ लॉयर आई कैन फील इट कि क्रिमिनल माइंड आप क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि जब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, जब हम क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ये चीज बहुत ज्यादा देखते हैं। जब उनकी साइकोलॉजी, इवन टेररिस्ट की साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो कई बार हमें मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके किसी भी स्तर पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ होता है उनके साथ। तो आप डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हमारे कंट्री में ऑलरेडी हम इतनी सारी पेंडेंसी ऑफ केसेस और पेंडेंसी ऑफ ट्रायल्स को झेल रहे हैं, आप और ऐसे बेसिस पे। लेकिन सवाल फिर ये भी उठता है ना सरकार पर, क्या केंद्र की सरकार जो क्या बिना सोचे समझे इतने बड़े बड़े कानून लेकर के आती है और बाद में फिर उन्हें बैकफुट पे जाना पड़ता है। पहली चीज तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट को ये लगता है, ये जैसे मैंने जब स्टडी किया यूजीसी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट को पता नहीं था कि यूजीसी जैसा एक्ट कभी लागू हो पाएगा। वो लागू इसलिए किया गया कि वो ये दिखा सके कि देखो हम तो आपका रिजर्वेशन रखना चाहते हैं, हम तो आपको मजबूत करना चाहते हैं, बट जो सवर्ण तबका है ना, ये आज भी आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, ये आज भी आपके अगेंस्ट है, ये आज भी आपको नहीं चाहता कि वो आपके बराबर आके बैठे। ये वो माइंड, क्योंकि उससे होता है वोट पोलराइजेशन। आप ये बताइए ना कि रिजर्वेशन आज रेमिडियल जस्टिस है या वोट पोलराइजेशन है? क्या ये चुनाव को देखते हुए बार बार सरकार ऐसे कुछ मुद्दे लेकर के आती है जिससे लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, वोट बैंक की राजनीति जो है वो की जा सके? बिल्कुल ऐसा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक बात बताइए, कोई भी ऐसा मुद्दा आता है तो हमें सुप्रीम कोर्ट से क्यों जाना पड़ता है? विरोध तो पहले ही होने लगा। सुप्रीम कोर्ट वहां पे सिर्फ इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि वो आपकी सरकार की हर नीति पे एक स्टे लेके आए और या फिर उनको गाइडलाइंस दे कि आप ऐसे नहीं ऐसे फॉलो करिए इनको। गवर्नमेंट में ऑलरेडी इतने ब्रिलियंट माइंड्स बैठे हुए हैं, उनको सर्वेस पता है, उनको ये पता है कि कौन सी नीति, जब ये पीआर कर रहे होते हैं इनको पता है कौन सी चीज कैसे लागू होगी, तो उनको ये कैसे नहीं पता कि जमीनी स्तर पे इसका कैसा रिजल्ट आएगा? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीन करना पड़ा। ये हमारे लिए एक बहुत रेड अलर्ट है कि हर चीज के लिए अगर हमें अपनी जुडिशरी के पास जाना पड़े तो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्टीरियल पावर क्या कर रही है? सही बात है, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव सो मच पेंडेंसी ना। अब वो गवर्नमेंट को हर बात पे गाइडलाइन तो नहीं दे सकते कि यू हैव टू डू लाइक। और उसके इतना दिनों पहले उनको बोला गया था, शायद जनवरी या फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, और अब अगस्त चल रहा है। इतने मंथ्स में आप उसको वापस नहीं ले पाए। इन्होंने अभी तक वापस नहीं लिया है, ना ही उसमें कोई रीजनिंग दी है जाके कि क्यों ये लागू करना चाहते हैं। आपने पढ़ा यूजीसी एक्ट, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई है कि अगर कोई कंप्लेंट भी कर दे, इट्स जस्ट लाइक कि जैसे बीच में हुआ था ना कि वुमेन सेंटर क्लॉज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी भी कोई भी अगर किसी भी तरफ ज्यादा झुकाव होगा वहां से एक्सप्लॉइटेशन ही आएगा। आप इक्वल रखिए ना सब कुछ। आप क्यों लागू करना चाहते हैं जब रिजर्वेशन है, SC/ST एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो आपको एक ऐसी एजुकेशन लेवल पे क्यों ऐसी पॉलिसी लानी है जिसका, अगर हम ये मानते हैं ना कि जिस भी पॉलिसी का नुकसान ज्यादा है फायदे कम है, वो पॉलिसी अच्छी नहीं है हमारे देश के लिए, हम तो इसी धारणा में विश्वास करते हैं, तो हम एक ऐसी पॉलिसी क्यों लाना चाहते हैं जिसके नुकसान ही नुकसान है? बिल्कुल। तो आपको लगता है ऐसे में देखा जाए तो फिर लोग बहुत ये कहेंगे ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो जाति और धर्म की राजनीति करती है? बिल्कुल कर रही है। अगर जाति और धर्म की राजनीति नहीं करेगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले इलेक्शंस में ये इतनी भी मेजोरिटी लेके आ पाएंगे। और MP लास्ट जो हमारा MP इलेक्शन था वो इस चीज का रिप्लाई था कि इंडिया अब जाति और धर्म से बढ़ के सोच रहा है, ऊपर उठ के सोच रहा है। क्योंकि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिस पे देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिस पे हम जीतते थे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, एक फेस पे हम इलेक्शन जीत रहे हैं। कब तक ये चलता रहेगा? क्योंकि हम विपक्ष, ऐसे में विपक्ष जब आरोप लगाता है कि हम एक ही फेस से जीते, लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र खत्म हो गया है, विपक्ष जब तो कहते हैं जिस जगह पे वो जीतते हैं वहां पे कहते हैं लोकतंत्र, जहां पर हार गए वहां कहते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रही लोकतंत्र नहीं है। आप मेरा बात समझिए, मेरा मुद्दा विपक्ष से अलग है। मैं ये कह रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिस पे हम बचपन से लेके आज तक जहाँ पहुंचे, जितनी पॉलिटिक्स मैंने पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी है, जितनी मुझे नॉलेज है, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे ना, अपने MLA या MP के पास जाएंगे ना काम कराने के लिए। हम डायरेक्ट PM साहब के पास तो नहीं जा सकते। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे अगर ऐसे लाचार कैंडिडेट्स लेके आ रहे हैं, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूं या आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी जिनको हम जानते तक नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जिनको किसी फ्लैग से, आप म्युनिसिपैलिटी के जो चुनाव होते हैं उसमें भी आप फ्लैग दे रहे हो। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है। आप समझो ना कितना ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है, पोलराइजेशन, एक्सट्रीम पोलराइजेशन। दिस गवर्नमेंट हैज डन एक्सट्रीम पोलराइजेशन।
क्या लगता है आपकी वजह से हम ये नहीं कह रहे कि हमने वोट किया था, जब स्टार्ट किया था तो गलत था, हम चांस दे सकते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ वोटर हम चांस देते हैं गवर्नमेंट को, फिर हम देखते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। अगर आप भी किस डेमोक्रेसी में किसी को भी इतनी पावर नहीं है कि वो हमेशा रह सके, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी में जब आए तो आपके पास तो पावर है ना, आप यूसीसी क्यों नहीं लेके आते? आप यूसीसी लाने वाले थे, आप यूसीसी नहीं यूजीसी ले आए। बिल्कुल, तो ये लगता है कि 27 में ये मुद्दे जो है इस बार सरकार के लिए भारी पड़ सकते हैं। बिल्कुल भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि आवाज बन के हमारा यूथ इस बार का मैक्सिमम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं कितनी ज्यादा, दे विल क्रिएट अ डिफरेंस। तो आपको लगता है इन मुद्दों के साथ हम लोग ऐसे वोट करेंगे जाके? बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से ये पूरा मामला है, यूजीसी एक्ट रेगुलेशन रोल बैक के जो नारे हैं वो लगातार लग रहे हैं और स्वर्ण मोर्चा जो है वो अब सड़कों पर, स्वर्ण समाज जो है वो सड़कों पर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होता जा रहा है। राजस्थान जयपुर में जिस तरीके से देखा, सड़कों पर उतरा एक बड़ा समूह, कई दिनों तक वहां पर भूख हड़ताल पर उतरे, लेकिन राजधानी लखनऊ पे भी एक अपनी बड़ी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। इन लोगों का कहना है कि इस बार जो जनता है वो समझ चुकी है, स्वर्ण समाज जो है वो समझ चुका है। अभी हम बात करना चाहेंगे, क्या लगता है कि इस बार के जो मुद्दे हैं ये सरकार के लिए भारी पड़ने वाले हैं? मैम देखिए, ऐसे मुद्दे कुछ है नहीं, ये जातियों में लड़ाना चाहते हैं। क्या आप जब 2014 मतलब वही हो गया ना, जाति धर्म की राजनीति करती है सरकार। ये जाति धर्म 2014 में जब प्रधानमंत्री जी आए थे देश में चुनाव लड़ने के लिए, क्या इन्होंने कभी जाति की बात की थी, हिंदू मुस्लिम की बात की थी? इन्होंने रोजगार की बात की थी, शिक्षा की बात की थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी अपने मुद्दे से भटक गए हैं। ये चाहते हैं कि जो देश के जेएनजी हैं एक ना हो पाए। ये हमें जातियों में, यूजीसी क्या है मैम, इसके पहले आरक्षण नहीं था, स्टेट सी नहीं था, सब कुछ था, लेकिन ये हमें और आपको सिर्फ लड़ा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि लोग एक ना हो पाए, इनके खिलाफ आवाज ना उठा पाए, इसलिए अपने आप को बचने के लिए ऐसे ऐसे मुद्दा ला रहे हैं देश में। वोट की राजनीति करने के लिए ये सब करते हैं। वोट की राजनीति ये कर ही रहे हैं। आप बताइए, आप हमें जातियों में ला रहे हैं। क्या पहले, इसके पहले इतना जातियों में लोग नफरत करते थे? कभी लोग हिंदू मुस्लिम से इतना नफरत नहीं करते थे जितना भाजपा सरकार में नफरत करने लगे। आप बताइए, हम लोगों का जो युवा पीढ़ी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग को रोजगार के आप इतना दूर कर दे रहे हैं, हमें जातियों में लड़ाई। कोई अगर आज आंदोलन करने के लिए उतर जाए रोड पे, तो आप पहले उसको जाति में बांट देंगे, आप पाकिस्तानी घोषित करवा देंगे। कहाँ के आपके एजेंसियां हैं? अगर हम लोग जिससे कोई आंदोलन करने लगा पाकिस्तानी करें, तब क्यों नहीं जेल में डालें? आप ये नेगेटिव फैलाना चाहते हैं देश में कि आप देश का विकास नहीं करना चाहते, शिक्षा को मजबूत नहीं करना चाहते, आप देश को आगे नहीं लेना चाहते। यही इनकी चाल है और कुछ चाल नहीं है। देखिए, लोगों का कहना है कि सरकार जो है धर्म की और जात की राजनीति जो है वो कर रही है और इस बार सबक जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को जो है वो देखने को मिलेगा, भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है वो समझ चुके हैं, आक्रोशित है। और ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का हो, आरक्षण का हो, यूजीसी एक्ट हो, तमाम मामले जो है ये सरकार की मुसीबत कहीं ना कहीं इस बार जो है वो बनती हुई नजर आ रही। वीडियो अमरीश के साथ में सोनिया सिंह, जनता 24/7 न्यूज़, लखनऊ।